नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कुंज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस लेक्चर में हम पिछले प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हमारा लैपटॉप थोड़ा स्लो कार्य कर रहा है। दोस्तों ये जो हम लोग पहला प्रोग्राम बनाए थे उसका उसी की स्लाइड है। इसी प्रोग्राम को, इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम नए प्रोग्राम से मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कोड को यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो इस कोड को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसका कोड रखेंगे? स्कैनअप डॉट सी वाला जो प्रोग्राम इससे पहले हम लोग बनाए थे उसी का कोड रखेंगे। तो वो कोड कहाँ मिलेगा हम ये भी आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम चलते हैं सी ड्राइव में। ठीक है, ये देखिए सी ड्राइव में आइए, डबल क्लिक करिए और ये टर्बो C++ डिस्क के अंदर, टर्बो C3 के अंदर, बीन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को सर्च कर लेंगे। क्या नाम था हमारे प्रोग्राम का? स्कैनअप था ना। देखिए स्कैनअप, अब देखिए स्कैनअप सी बना हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए स्कैनअप सी ये रहा और स्कैनअप बैंक। ठीक है, BAK। ठीक है, तो हमें स्कैनअप डॉट सी पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है या एडिट कर देना है इसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा टोटल प्रोग्राम आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अल्ट ए से पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको मैं ऐसे यहाँ कट कर दूंगा, इसका काम खत्म हो गया है, इसको भी कट कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को पूरी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, सेलेक्ट करके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए ये पेस्ट हो गया है और ये थोड़ा अधिक है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग बस रन कराते थे, आउटपुट आ जाता था। तो हम ये अब देखने जा रहे हैं कंपाइलर इस पे कैसे कार्य करता है। हम कंपाइलर की तरह इस पे कार्य करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे तभी समझ पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें पिछले प्रोग्राम की हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 3 वेरिएबल है। नम1, सॉरी 3 नहीं है, यहाँ पे 6 वेरिएबल है। नम1, नम2 और सम, सब्ट्रैक्ट, मल्ट और डिवीजन। ठीक है, DIV डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे 6 वेरिएबल हैं और इन 6 वेरिएबल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम हमारा, आप तो जानते हैं कि प्रोग्राम हमारा मेन से स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ जब आया होगा कंपाइलर तो 6 वेरिएबल बनाएगा हमारी मेमोरी पे, रैम पे, और जहाँ जहाँ उसको खाली खाली ब्लॉक मिलेंगे वहीं बनाएगा। तो ये मान लेते हैं ये ब्लैक कलर के जो ब्लॉक्स हैं वो भरे हुए हैं। ठीक है, किसी अदर प्रोग्राम के द्वारा या अदर यूजर के द्वारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ खाली स्थान मिल रहा है वहाँ पे हम लोग 6 वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पहला वेरिएबल हमारा यहाँ बन गया है, दूसरा वेरिएबल यहाँ बन गया है और हम क्या चाह रहे हैं कि इन दोनों को मिला के 2 बाइट की मेमोरी एक ये कंज्यूम करे। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 1 बाइट की, हमारा इंटीजर क्या लेता है, हमारा जो इंटीजर है वो 2 बाइट की साइज लेता है। यहाँ पे देखिए है। तो हम क्या करते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं और इस मेमोरी को बढ़ा लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये 2 बाइट, दो एक एक बाइट की मेमोरी मिलकर 2 बाइट हो चुकी है। तो इसको हम बना लेते हैं सम। ठीक, और इस मेमोरी को हम डिलीट कर देते हैं और इस मेमोरी को हम बढ़ा देते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं सब। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने 6 वेरिएबल बना लिए हैं, num1, num2, सम, सब। सॉरी, सब 2 प्रकार का हो गया, 2 बन गया है और यहाँ पे हमको सब यहाँ मल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वेरिएबल बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि किस प्रकार के हैं, ये सब के सब इंटीजर प्रकार के हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पे CLR फंक्शन से मुलाकात होगी, जो कि आप जानते हैं ये हमेशा स्क्रीन को साफ सुथरा रखने का कार्य करता है। अब देखिए हम इसके पहले जो प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम हम लोग जब पढ़े थे, सॉरी पहला नहीं, दूसरा प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम में हम लोग प्रिंट कराए थे, दूसरे में हम लोग 2 नंबर को एडिशन करके देखे थे। तो दूसरा प्रोग्राम जो था जिसमें 2 नंबर को एडिशन करके हम लोग देखे थे वो स्टैटिक प्रोग्राम था, जिसमें 2 नंबर हमने फिक्स कर दिया था किसी वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, और वो हमेशा एक ही आउटपुट देता था। लेकिन ये प्रोग्राम क्या करेगा कि ये प्रोग्राम आप से नंबर मांगेगा, जैसा कि पीछे की वीडियो में देख चुके हैं
आपसे कहेगा कि आप 2 नंबर इनपुट करिए, जो नंबर इनपुट करेंगे उसी नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, डायनेमिक प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये एक आउटपुट नहीं देगा, ये अलग अलग आउटपुट देगा जो कि प्रोग्रामर या यूजर के ऊपर निर्भर करेगा, तो ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पहले एक मैसेज प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इसका आउटपुट भी लिखते चलते हैं कि क्या आउटपुट करे देगा। तो इसके लिए मान लीजिए ये हमारी क्या है, कंसोल है, राइट, ठीक है। तो ये हमारा कंसोल मान लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जब आएगा ये प्रिंटफ फंक्शन है, तो कंसोल पे एजिटिंग ये प्लीज इनपुट 2 नंबर तो प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, प्लीज इनपुट ठीक है, प्लीज इनपुट 2 नंबर ऐसे प्रिंट हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे प्रिंट हो गया, ये कंसोल पे हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन आएगा, ठीक है। स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, ये प्रिंटफ का जस्ट अपोजिट होता है। ये प्रिंटफ क्या होता है, आउटपुट फंक्शन होता है, तो स्कैनफ इनपुट फंक्शन होता है, ठीक। तो स्कैनफ क्या करेगा, स्कैनफ के पास आएगा तो इसकी डिस्क्रिप्शन हमेशा कहाँ लिखी होती है, कोनियो डाटेज में। तो कंपाइलर इसको समझने के लिए कोनियो डाटेज में चला जाएगा और वहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन को समझेगा और इसके कार्य को समझ के फिर से मतलब कि आएगा यहाँ पे, तो उसको समझ चुका होगा और ये जान चुका होगा कि हाँ स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है और ये जो है दिए गए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने का कार्य करता है। इनपुट प्रिंटफ क्या करता है, दिए हुए वेरिएबल में से वैल्यू निकालने का कार्य करता है, ठीक है, प्रिंट करने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, इनपुट करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि स्कैनफ परसेंटेज ऑफ डी और ये परसेंटेज ऑफ डी, यानी 2 वेरिएबल यहाँ लगे हुए हैं तो दोनों के लिए एक परसेंटेज ऑफ डी, एक परसेंटेज ऑफ डी इसके लिए और दूसरा परसेंटेज ऑफ डी इसके लिए। तो इस लाइन का क्या मतलब है, ये कहा जा रहा है इस कंपाइलर से कि एम्परसेंट यानी कि एड्रेस ऑपरेटर, ये क्या है, ये क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है और ये वेरिएबल है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एड्रेस ऑफ नम1 ऐसे पढ़ा जाएगा, एड्रेस ऑफ नम1 यानी कि नम1 के एड्रेस पे क्या हुआ, हम जानते हैं कि मेमोरी में सब कुछ जो है एड्रेस पे होता है, ये भी एक एड्रेस है। ये तो नम1 एक वेरिएबल बनाया गया हमारी सहूलियत के लिए, ठीक है, वरना नम1 भी एक एड्रेस ही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मतलब कह रहा है कि नम1 का जो भी एड्रेस है उस पे परसेंटेज ऑफ डी की मदद से इनपुट किए हुए वैल्यू को रख दिया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ कह रहा है कि कहा है कि यहाँ पे प्लीज इनपुट करें 2 नंबर। तो मान लेते हैं कि यूजर ने क्या इनपुट किया, 7 इनपुट कर दिया, राइट, ऐसा कर दिया 7। तो इतना इनपुट करने के बाद, ठीक है, जो इंटर करेगा तो क्या हुआ होगा, तुरंत ये नम1 पे 7 रख दिया गया होगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ डी की मदद से नम1 पे 7 क्या रख, नम1 वेरिएबल पे 7 रख दिया, क्योंकि नम1 क्या है पहले है ना, तो पहले नम1 पे रखा जाएगा, उसके बाद नम2 पे रखा जाएगा। ऐसे अगर कामा लगा के बहुत सारे वेरिएबल लिख देंगे और बहुत सारे परसेंटेज ऑफ डी लिखेंगे तो उतनी बार आपको नंबर इंटर करना है और यानी इनपुट करना है और इंटर करते जाना है। तो सभी पे अपना हर एक वेरिएबल पे वो नंबर सिक्वेंसली बिल्कुल इनपुट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जैसे जिस सीक्वेंस में आप रखे होंगे। तो आप इस हम लोग अभी क्या करेंगे कि 2 वेरिएबल लेके समझ लेते हैं कि पहला परसेंटेज ऑफ डी किसके लिए रखा गया होगा, पहले वेरिएबल के लिए, और दूसरा परसेंटेज ऑफ डी किसके लिए कार्य करेगा, इस दूसरे वेरिएबल के लिए, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, यही नियम चलेगा। तो मान लीजिए कि यूजर ने क्या किया कि 7 इंटर किया या 7 इनपुट किया वहाँ पे और इंटर प्रेस कर दिया, तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पे आया होगा तो इसका जो वैल्यू है वो बदल गई होगी। फिलहाल तो अभी तक गार्बेज थी, लेकिन अब क्या हो गई होगी, 7 हो गई होगी, ठीक है। इंटर करने के बाद फिर एक बार और इनपुट मांगेगा, क्योंकि ये अभी एक इनपुट बाकी है, देखिए ये वाला, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसने ऐसे इंटर करा तो वो मतलब कि वो कार्य हो चुका है, ठीक है, पहले वाला यानी 7 स्टोर हो गया। अब दूसरा इनपुट मान लेते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, 3 इनपुट कर देते हैं, ठीक है। 3 इनपुट करते ही जब इंटर करेगा तो इस पे यानी कि num2 पे 3 इनपुट हो चुका होगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइन लगा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ होगा, अब तो 2 इनपुट यूजर द्वारा दे दिया गया है, अब सारा ऑपरेशन अपने आप परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे है क्या, 7, ठीक, यहाँ पे क्या है, 7 लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ num2 वाले वेरिएबल क्या है, यहाँ पे देखिए num2 वाले वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 3 है, तो क्या है 3 लिख सकते हैं। ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये तो आप मैथ में भी करते आए हैं, प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। ऐसा तो आप क्या करते हैं, एक्स और वाई मान के तो बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ चुके हैं, ठीक है, वेरिएबल के बारे में जानते आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या अब देखिए क्या हुआ कि 7 और 3 को ऐड करके किस पे रख दिया जाएगा, अब सम पे रख दिया जाएगा, ठीक है। तो 7 और 3 को ऐड करेंगे तो सम पे क्या चला जाएगा, सम पे चला जाएगा,
10, ठीक है, राइट। अब बताइए, अब फिर यहाँ पे वही परफॉर्मेंस होगा, यानी कि नम 1 पे क्या है, 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देते हैं। और देखिए नम 2 पे क्या है, नम 2 पे 3 है, तो 3 लिख देते हैं। तो अब बताइए, अब इस पे आउटपुट क्या आएगा, अब 7 में से 3 घटा दीजिए और जो आएगा तो सब वाले वेरिएबल रख दीजिए एस यू बी, यानी सब वाले यहाँ पे क्या हो गया होगा, यहाँ पे हो गया होगा 7 में से क्या जाएगा, जा रहा है 3 आ रहा है, तो 4 बचेगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब यहीं पे वही कार्य होगा, 7 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 3 होगा, तो 7 तरीके कितना होता है, 21 होता है, तो 21 कहाँ चला जाएगा, मल्ट पे, तो यहाँ पे आ जाता है 21, ठीक है। उसके बाद उसी तरह 7 को डिवाइड किया गया है 3 से, हाँ 3 से, तो चलिए 7 को डिवाइड करिए 3 से, 7 को यहाँ से हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से, तो चलिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आएगा 2 पॉइंट करके, एक को बचेगा और वह मतलब 3 जाएगा, 2.33 ऐसे चलेगा, ठीक है। ये तो हम अपना आउटपुट लिख देते हैं 2.3, सॉरी हम यहाँ नहीं लिखते हैं, हम यहीं पे लिखते हैं, क्या आना चाहिए, 2.3 आना चाहिए, राइट, 2.3 आना चाहिए। लेकिन 2.3 यहाँ नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आउटपुट क्या आएगा, एक्चुअली में हमारे रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो 7 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो हमारा एक्चुअल आंसर 2.33 समथिंग होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये आसान दशमलव हो जाए या हमेशा 333 देता रह जाए, तो लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग के रेफरेंस में, यहाँ पे जो हम लोग ये प्रोग्राम को एनालिसिस कर रहे हैं, इस रेफरेंस में हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, सिर्फ 2 आएगा। और 2 इसलिए आएगा क्योंकि हमने इस वेरिएबल का जो टाइप डिक्लेयर किए हैं वो क्या है, इंटीजर प्रकार का है, इसका टाइप जो है div का, ठीक है, इस div का टाइप जो है वो इंटीजर है, राइट। इसलिए इंटीजर होने की वजह से इसका इंटीजर वाला पार्ट को रख लिया जाएगा और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा यानी दशमलव के बाद वाले पार्ट को इसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। किस वजह से, सिर्फ ये इसका व्यवहार इंटीजर होने की वजह से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये 2.3 रखे तो आपको क्या करना होगा कि इस div को इंटीजर न बनाकर क्या बनाया जाए, इस div को इंटीजर न बनाकर हम लोग इसको फ्लोट बना देते हैं। अगर हम इसको फ्लोट बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये div क्या कर लेगा, ये div 2.3 को रख लेगा, क्योंकि ये फ्लोट है और फ्लोट की साइज जो होती है वो क्या होती है, 4 बाइट होती है। तो देखिए यहाँ पे जो div एक बाइट थी ये वाली, ठीक है। तो अब div जब मेमोरी बनेगी, ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ 2 बाइट स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसको 4 बाइट स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या होगा, इन चारों को मिला दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको अगर डिलीट कर दिया जाए और फिर इसको भी डिलीट कर दिया जाए और इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो हम कहेंगे कि ये जो div है वो कितना है, 4 बाइट का स्पेस लिया है, और फ्लोट हमेशा 4 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारा जो पिछले प्रोग्राम में जब बताए थे सिर्फ 2 आ रहा था, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वो इसी वजह से आ रहा था कि हम लोग क्या किए थे कि div को हम लोग इंटीजर बना दिए थे, और इंटीजर का तो ये कमी होती है या ये लिमिटेशन होती है कि वो सिर्फ इंटीजर पार्ट ही रख पाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रख पाएगा। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट रखवाना है, ठीक है, तो सही तरीका यही है, राइट, कि हमें जहाँ भी डाउट हो कि हाँ यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ डाउट है, देखिए यहाँ पे अगर एक इंटीजर ये है और एक इंटीजर ये है, इसका सब्ट्रैक्शन किया जाए और सम किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए दो इंटीजर का, तो कोई चांस नहीं है कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में दशमलव पार्ट आए। लेकिन अगर उनका किसी 2 इंटीजर या पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड कर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि उसमें वो फ्रैक्शनल में आ जाए या वो दशमलव में आ जाए, ठीक है। तो जब भी डिवीजन का कॉन्सेप्ट आए या डिवीजन करना हो तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि हम जिस वेरिएबल में डिवाइड करके रखा जा रहा है उस वेरिएबल को फ्लोट डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। क्योंकि डिवीजन में अक्सर चीज़ें आ जाए, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाती हैं या दशमलव में आ जाती हैं, तो अगर हम उसको इंटीजर डिक्लेयर करते हैं या किसी वेरिएबल को इंटीजर बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा आउटपुट सही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें उसे फ्लोट बनाना चाहिए, ठीक है। यही रीज़न था कि हम लोग हमारा आउटपुट जो आ रहा था वो 2 आ रहा था। एक्चुअली में उस पिछले वाले प्रोग्राम में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था, 2.5 आना चाहिए था, और इस प्रोग्राम में भी 2.3 आना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ये चेंजेस ना करूँ तो यहाँ भी 2 आएगा और वहाँ भी 2 आ रहा था, ठीक है। तो
उस इस समस्या से मतलब कि निजात पाने के लिए आपको हमेशा जहाँ भी डिवाइड करना हो, ठीक है, और जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि इस ऑपरेशन में, यानी आपको यह इन ऑपरेशन में ये दो, एक दो और तीन ऑपरेशन जो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें सिर्फ इंटीजर ही आएगा, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस ऑपरेशन में, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बहुत चांस है कि आपको एक पूर्णांक भी मिल सकता है, एक इंटीजर मिल सकता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। इसलिए आपको इस DIV को हमेशा फ्लोट बनाना है, ठीक है। हम यही समझाना चाह रहे थे कि जब तक एरर नहीं दिखेंगे हम ऐसे समझा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि ये 2 क्यों दे रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन उसके बाद आंसर, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा तो आपको उसकी अहमियत पता नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 2 क्यों दे रहा था और इसको एक्यूरेट आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इतना सारा हम क्या करते हैं कि अभी इसको चेंज नहीं करते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। इसको मैं DIV लिख देता हूँ, ठीक, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। इतना समझ में आ गया। देखिए सभी पे हमारा आउटपुट मिल चुका है, जिस हिसाब से हम वैल्यू अपना डाले थे उस हिसाब से हमको आउटपुट भी मिल चुका है। और इसको मैं 2 सिर्फ रख देता हूँ क्योंकि ये 2 ही देने वाला है हमारा आउटपुट। ये देखिए, अब देखिए 2 वैल्यू हम डाले थे 7 और 3, और क्या होगा, ये सारा ऑपरेशन इतना होने के बाद, ये तो मैं धीरे कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप 3 डाल के इनपुट करेंगे तो आपके सामने सिर्फ आउटपुट होगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, ठीक है। वो सारा प्रोग्राम सारी ऑपरेशन कर देगा और तुरंत आउटपुट दे भी देगा। ये सेकेंडों का कार्य होता है उसके लिए, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। चलिए हमारे मान लीजिए कि हमें कितना कितना मतलब आउटपुट चाहिए था, सिर्फ 4 आउटपुट चाहिए था। एक आउटपुट एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए 4 आउटपुट चाहिए था, यहाँ 4 आउटपुट है। तो ये कार्य तो हो चुका है, समझ चुके होंगे मेमोरी पे क्या हुआ होगा। अब चलिए इनको हम समझ लेते हैं, इन सभी को, ठीक है। तो आप मान लीजिए आप इंटर किए, तो यहाँ से आप यहाँ पे इनपुट किए थे 3, यहीं पे आप थे, तो ये सारी चीज़ें इंटरनल हैं, ठीक है, ये आपको दिखेंगी नहीं, ये सिर्फ आपको यहाँ से दिखेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम इंटरनली चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा हुआ होगा तभी ये सब आउटपुट आ रहा है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। तो इतना कार्य इंटरनली हो चुका होगा। तो अब आउटपुट की बारी है, तो आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा तो प्रिंटअप क्या करेगा, सबसे पहले एडिशन और इक्वल को एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो चलिए एडिशन को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, और इक्वल ऐसे। अब देखिए परसेंटेज ऑफ डी है, परसेंटेज ऑफ डी हम समझते हैं कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि जिसकी मदद से हम वैल्यू को निकालने या वेरिएबल में डालने का कार्य करते हैं। तो अगर ये इस परसेंटेज ऑफ डी स्कैनफ के साथ लगा हुआ है तो वेरिएबल में वैल्यू डालने का कार्य करने लगता है। अगर यह परसेंटेज ऑफ डी प्रिंटफ के साथ लगा हुआ है तो वेरिएबल में से वैल्यू निकालने का कार्य करता है, ठीक है। तो अब ये क्या किया कि सम में से वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिया और प्रिंटफ ने प्रिंट करा दिया, बस यही किया होगा ये। तो सम में से अगर वेरिएबल वैल्यू यहाँ निकाल के रख दिया जाए तो क्या निकलेगी, सम में से वैल्यू निकलेगी 10। तो मान लीजिए इसको हम रिप्लेस कर दिया जाए ऐसे 10, तो बताइए अब क्या प्रिंट होने वाला है, ऐसे ही प्रिंट होगा ना। देखिए बस 10 प्रिंट कर दीजिए, आउटपुट आपका आ गया, ठीक, यही कार्य हुआ होगा, राइट। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक। अब इसी तरह से क्या हुआ होगा, मान लीजिए हमारा तो कर्सर यही रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास वहाँ पे परमिशन नहीं होती है कि इंटरफेस करो, ठीक है। तो हम लोग एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। हमारा देखिए कर्सर यहाँ पे है, तो स्लैशियन जब मुलाकात होगी, ये काम हो गया यहाँ पे, मान लीजिए कि सेमीकोलन से मुलाकात होगी, तो सेमीकोलन तो कहता है कि लाइन का एंड है, तो लाइन का एंड है तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो यहाँ पे जब आया तो क्या मिला, पहले स्लैशियन। तो स्लैशियन का कार्य ये है कि सबसे पहले वो न्यू लाइन कर देगा, यानी जिस लाइन में हमारा कर्सर होगा उसमें एक इंटर करेगा और उस लाइन को चेंज कर देगा। तो चलिए मैं भी उसी की तरह अपने यहाँ पे इंटर करके लाइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन और इक्वल यहाँ पे प्रिंट कर देगा, राइट, ऐसे। अब क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ डी जो है सब वाले वेरिएबल में से वैल्यू निकाल के यहाँ रख देगा और प्रिंट ऑफ उसको भी प्रिंट कर देगा। तो चलिए सब में कौन सा वैल्यू है, 4 है, तो यहाँ पे 4 क्या हुआ, रख दिया गया होगा, और प्रिंट ऑफ क्या किया होगा, प्रिंट कर दिया होगा। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और फिर यहाँ सेमीकोलन से मुलाकात होगी और नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो क्या करेगा, स्लैशियन से मुलाकात, फिर से स्लैशियन से मुलाकात होगी, तो क्या करेगा, यहाँ पे न्यू लाइन हो जाएगी। न्यू लाइन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है, एक इंटर, और उसके बाद फिर से, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ देखिए यहाँ छूट गया था कुछ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन छूट गया था, तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे सेमीकोलन मिला और न्यू लाइन गई, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन वाले पे आएगा, ठीक है। तो स्लैशियन से मुलाकात होगी तो न्यू लाइन हो जाएगा, यहाँ पे एक इंटर, ठीक।
और प्रिंट क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन प्रिंट होगा यहाँ पे, और इक्वल। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए परसेंटेज एफ डी सब वाले वेरिएबल में से वैल्यू निकाल के यहाँ रखेगा। तो ये बताइए सब में क्या है, 4 है, तो चलिए 4 रख दिए। उसके बाद फिर सेमीकोलन से मुलाकात होगी, फिर ये नेक्स्ट लाइन कर देगा, यानी कि सेमीकोलन का मतलब इन लाइन, तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। यहाँ पे फिर से सिलेक्शन से मुलाकात हुई, राइट। तो सिलेक्शन क्या करेगा, एक लाइन इंटर कर देगा, यानी न्यू लाइन, ठीक है। और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए वही कार्य होने वाला है। यहाँ परसेंटेज ऑफ टी जो है मल्ट वाले वेरिएबल में से वैल्यू निकाल के यहाँ रख देगा। तो मल्ट वाले वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, 21 है, तो 21 रख दिया गया और प्रिंट उसको प्रिंट कर दिया बस। और फिर इंटर हो जाएगा। इंटर का मतलब ये सेमीकोलन से न्यू लाइन चाहिए, ये न्यू लाइन होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पे। जब यहाँ पे आएगा तो सिलेक्शन से मुलाकात हुई, फिर आउटपुट वाले में से न्यू लाइन, उसके बाद डिवीजन, ठीक है। और फिर परसेंटेज ऑफ डी वाई भी में से वेरिएबल वाले में से 2 वैल्यू, एक यानी वैल्यू निकालेगा और यहाँ रख देगा। तो हमारे आउटपुट क्या मिलने वाला है, 2। उसके बाद गेट सी एच, गेट सी एच भी एक इनपुट फंक्शन है जिसका हेडर फाइल कोनियो डॉट एच है। तो यह क्या करेगा कि एक इनपुट मांगेगा, राइट, यहाँ पे एक इनपुट मांगेगा, और जब इनपुट आप देंगे तो प्रोग्राम को से आपको बाहर कर देगा, ठीक है। यानी प्रोग्राम से बाहर नहीं करेगा, आउटपुट वाली स्क्रीन से बाहर करेगा, यानी कि आप सीधे ब्लू वाली स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। तो फाइनली आपका इतना आउटपुट आएगा, और इतना ही आउटपुट आना भी था, ठीक है। तब तक आपका प्रोग्राम पूरी तरह से रन हो चुका होगा, ठीक है। और ये आउटपुट आपके द्वारा इस num1 और num2 पे दिए गए इनपुट पे निर्भर करेगा, ठीक है। आप जितनी बार इस प्रोग्राम को रन कराएंगे उतनी बार आपको 2 वैल्यू मांगा जाएगा, और आप जो वैल्यू डालेंगे उसी हिसाब से आउटपुट चेंज होता रहेगा। इसीलिए हम कह रहे थे ये प्रोग्राम क्या है, डायनेमिक प्रोग्राम है। मान लीजिए कि अगर मैं इस वैल्यू को मैं यहीं पे फिक्स कर दूं तो आपसे वैल्यू मांगी ही नहीं जाएगी, और एक ही प्रोग्राम, एक ही आउटपुट मिलेगा। तो ये अच्छा नहीं है, ये स्टैटिक प्रोग्राम होता है, ठीक है। हमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास सारा का सारा मतलब आउटपुट आए और अलग अलग आउटपुट आए, ठीक है। अलग अलग वैल्यू पे परफॉर्म किया जाए कोई भी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये है डायनेमिक प्रोग्राम। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो स्टैटिक प्रोग्राम था, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, और कंपाइलर कैसे वर्क करता है, ठीक है, उसके बारे में समझ में आया होगा। एड्रेस ऑपरेटर क्या है इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अगर एड्रेस ऑपरेटर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही लेकिन ध्यान देना है कि एड्रेस ऑपरेटर जिस वेरिएबल के पहले लगा दिया जाता है तो उस वेरिएबल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है। और वैसे भी हम इस ऑपरेटर का बहुत यूज करने वाले हैं आप आगे चल के, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।